नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ये मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। आग अब दूसरी तरफ धधक रही है। यानी जो शांत बैठा था और जो खुशियां मना रहा था, अब आग उसके सीने में धधक रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मायूस हैं, उनका मानना है कि यूजीसी के नए रेगुलेशन से जो उन्हें प्रोटेक्शन मिली थी, अब वो नहीं मिल पाएगी। खास बात यह है कि उन आवाज़ों को और बल दे रहे हैं दूसरे राजनीतिक दल भी, जिसमें न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण शामिल हैं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम एक्टिविस्ट भी उनसे सुर में सुर मिला रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 1 फरवरी को कुछ संगठनों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था और अब चंद्रशेखर रावण ने 11 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन करने का ऐलान किया है। वैसे तो 1 फरवरी को रविवार था और 75% देश वैसे ही छुट्टियों की आगोश में रहता है और 1 फरवरी की बंदी का कोई बहुत असर भी नहीं दिखा। लेकिन आखिर अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर फैसला आ गया है, तो फिर ये राजनीति क्यों चल रही है? और आखिर ये राजनीति चल रही है तो इसका अंजाम क्या? ये बात तो साफ साफ दिखी कि जिस दिन से यूजीसी के रेगुलेशन पर सवर्णों का विरोध सामने आया और आरक्षित समुदाय की तरफ से खुशी जाहिर की, उसी दिन से ये चर्चा चल पड़ी कि क्या केंद्र सरकार आरक्षित वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार ने दोहरी चाल चली है। यूजीसी के रेगुलेशन लाकर आरक्षित वर्ग को खुश किया है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अब सवर्णों को खुश कर लिया है। यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो आखिर ये राजनीति क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो आरक्षित वर्ग यानी कि ओबीसी और एससी एसटी की राजनीति के पुरोधा माने जाते रहे, या जिनकी पार्टियों के इर्द गिर्द इनकी पूरी पॉलिटिक्स घूमती रही, वो क्यों इस पे खामोश हैं या बहुत डिप्लोमेटिक रुख अख्तियार कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मायावती की और अखिलेश यादव की। कांग्रेस भी इसमें शामिल है। तीनों ही पार्टियों ने इस मसले पर बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दी है। आखिर क्यों? क्या वो सवर्णों को नाराज नहीं करना चाहती? और यदि सवर्णों को नाराज नहीं करना चाहती, तो क्या ओबीसी और एससी एसटी की नाराजगी मोल लेने का कुव्वत किसी पार्टी में है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में तो चलती है सिर्फ ओबीसी की पॉलिटिक्स। इसके कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ओबीसी समुदाय के लिए सभी पार्टियां रेड कारपेट बिछा के बैठी हैं। और ये आज से नहीं है। समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय यदि मुलायम सिंह यादव के साथ ओबीसी के नेताओं की लिस्ट देखें तो बहुत लंबी है। बेनी प्रसाद वर्मा, राजेंद्र चौधरी, पारसनाथ यादव, राकेश पाल, संजय निषाद भी उनके साथ रह चुके हैं और ओपी राजभर भी समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं। ये सभी दिग्गज राजनेता रहे हैं जिन्होंने ओबीसी समुदाय की आवाज बुलंद की है। अखिलेश के मंत्रिमंडल में भी दर्जनों ओबीसी मंत्री थे। बसपा की बात करें तो दलितों की रहनुमाई और दलितों की बात सबसे ऊपर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी में भी ओबीसी लीडर्स की पौबारह थी। उन्हें ऊंचा ओहदा कांसीराम और मायावती ने दे रखा था। राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, ये यूपी की राजनीति के बड़े नाम हैं। ओम प्रकाश राजभर जिनकी आज सुभाषपा है, संजय निषाद जिनकी निषाद पार्टी है और दिवंगत सोनेलाल पटेल जिनकी अपना दल सोनेलाल है, ये तीनों कभी बहुजन समाज पार्टी और कांसीराम के सहयोगी रह चुके हैं। भाजपा की बात करें तो यहाँ भी ओबीसी लीडर्स की कोई कमी नहीं है। योगी मंत्रिमंडल में भी ओबीसी लीडर्स का दबदबा दिखता है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान तो मंत्री हैं ही हैं। इसके अलावा संजय निषाद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह पटेल, राकेश सचान, संजय गंगवार, रामकेश निषाद, ऐसे तमाम नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं और जिन्हें पार्टी ने भरपूर स्पेस दे रखा है। तो सपा, बसपा और भाजपा, यही 3 फोर्स है यूपी में इस समय, और तीनों ही फोर्स में ओबीसी लीडर्स की हमेशा एक ऐसी जगह दिखती है जो दूसरे समुदायों से अलग और ज़्यादा दिखती है। तो फिर अखिलेश यादव और मायावती यूजीसी के मसले पर इतना डिप्लोमेटिक क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी उनका जो
बयान सामने आया, उसमें भी उनकी कोई क्लियर लाइन नहीं दिखती है। तो आखिर क्यों ओबीसी समुदाय की किसी को पड़ी नहीं है? जिस फैसले से ओबीसी समुदाय में इतनी खुशी की लहर थी, उसको किसी भी पार्टी ने बैकअप नहीं दिया। तो आखिर क्या ओबीसी की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से अलग-अलग खेमे में बट गई है? क्या यूपी की सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा वोटरों का समुदाय अब इतना खंडित हो चुका है कि किसी एक के पाले में रहने से उसका जी भर गया है और सभी तरफ बंटवारे के कारण सबसे ज्यादा होते हुए भी उसकी कमजोरी यूपी की राजनीति में दिखने लगी है? चुनावी आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी समुदाय के नेता जब एक मुश्त किसी पार्टी के साथ होते हैं तो बम्पर सफलता मिलती है। हालांकि अलगाव ने उनकी ताकत को कमजोर किया है। मौजूदा समय में ओबीसी लीडर्स की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ कौन है? बहुत छोटे दल हैं, महान दल, जनवादी पार्टी, ऐसे उनके साथ रहे हैं और उनके विचार में विचार समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, बड़ा ओबीसी लीडर, लेकिन कोई करिश्मा खास नहीं दिखा पाए चुनाव में। तो अलग अलग पार्टियों के साथ ओबीसी के अलग अलग लीडर्स के बंट जाने से क्या अब ओबीसी पॉलिटिक्स में वो दम नहीं रह गया है जो कभी दिखा करता था? अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से सांसद बनने के बाद बहुत उत्साहित हैं और लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य भी गाहे बगाहे अपना दम दिखाते रहते हैं। तो क्या ऐसे सभी नेताओं को ओबीसी के अगुवा बनने की बहुत जल्दी है? क्या वो ये जान रहे हैं कि ओबीसी समुदाय का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो सबको एक साथ कर सके, यानी अक्रॉस दी पार्टी जो ओबीसी को इकट्ठा कर सके? तो क्या इसी फीलिंग की वजह से चंद्रशेखर आजाद रावण कांसीराम की तरह सभी ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं और यूजीसी के नए रेगुलेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने का उन्होंने सोचा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि किसी भी एक कास्ट से या किसी भी एक कम्युनिटी से इस बात की कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सिर्फ एक झंडे के नीचे खड़े हो सके। अन्य जातियों की तरह ओबीसी कम्युनिटी में भी बहुत सारी जातियां हैं और उन सभी जातियों का अलग वोटिंग पैटर्न भी है। ओबीसी में भी जातियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ वोट करती हैं। तो जाहिर तौर पर सभी पार्टियों के झंडे तले तो इस समुदाय के लोग खड़े ही होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनमें से बड़ा चंक कौन हासिल करता है और ये भी देखना है कि 2027 के चुनाव में कौन इन पे आधिपत्य जमाता है। ओबीसी पॉलिटिक्स और यूजीसी के नए रेगुलेशन पे आज इस एपिसोड में बात इतनी ही। एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।